ये कहानी शुरू होती है वृंदावन से। वृंदावन वृंदा जी के घर का नाम था और अपने घर के नाम की तरह ही उन्होंने इस घर की बगिया को संभाल कर रखा था। विमला जी के 2 बेटे, 2 बहनें और 1 बेटी थी और पूरा परिवार विमला जी के कहे पर ही चलता था। सवेरे सवेरे विमला जी हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी और उनकी बहुएं विद्या और मनीषा रसोई का काम संभाल रही थी। अरे अरे छोटी, कर दिया ना पूरा तेल खराब। खोलते तेल में कोई पापड़ डालता है क्या? अब ये तेल नीचे बैठ जाएगा, इसमें पूरियां कैसे तली जाएगी फिर? पता नहीं तुम लोगों को कब समझ में आएगा। 2 मिनट मेरी नजरें इधर उधर क्या होती है, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हो। तभी वहां विमला आती है और मनीषा का चेहरा देखकर कहती है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है बहू? वो मैंने खोलते तेल में पापड़ डाल दिए माँ जी और तेल खराब कर दिया। सही में क्या? बताओ, कितना अशुभ हाथ है तेरा बहू। कहते हैं आज के दिन सवेरे सवेरे पापड़ तलना बहुत ही शुभ माना जाता है। मुझे तो पता ही था मेरी बहू कोई गलती भी करेगी तो उसमें से भी कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। ये सुनते ही विद्या का चेहरा बन जाता है। ये ले बहू, सब्जियां मैंने काट दी है। मनीषा तू जा, बच्चों को संभाल, तब तक पूरियां मैं तल देती हूँ। माँ जी, आप हमारी सास है और जब देखो आप रसोई में हमारे साथ काम करती रहती है। अच्छा लगता है क्या? अरे तुम दोनों की जगह अगर मेरी कविता रसोई में काम कर रही होती तो क्या मैं उसे अकेला छोड़ देती? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी गरम गरम कढ़ाई उतारने में मनीषा के हाथ कांपते हैं। अगर तेल उस पर गिर गया तो है? हट मनीषा, मैं हूं ना यहाँ पर। तो कुछ ऐसी थी विमला। माथे पर बड़ी सी बिंदी, बदन में कड़क साड़ी, पर दिल उतना ही कोमल। घर पर सभी विमला की बड़ी इज्जत करते थे और उसका कहना मानते थे। ठीक 10 बजे विमला खाने के टेबल पर पहुंच जाती है और ग्लास के ऊपर चम्मच बजाकर सभी को इत्तला कर देती है। अरे 10 बज गए, नाश्ते का वक्त हो गया। मम्मी अगर ये साइन नहीं देगी तो हमारे घर पर तो सबका नाश्ता ही स्किप हो जाएगा। सभी फौरन डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और आराम से बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी कविता के फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है। कविता बार बार फोन का स्क्रीन ऑफ करती है कि तभी फोन रिंग हो जाता है और जैसे ही कविता फोन उठाती है, खाते वक्त अगर सब फोन अपने कमरे में छोड़ कर आए तो अच्छा होगा। फोन का रेडिएशन शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। विमला अपनी बात पूरी करती भी नहीं कि विद्या बोल पड़ती है, कितनी मेहनत से माँ जी ने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया है दीदी। कम से कम आपको फोन तो कमरे में छोड़कर आना चाहिए ना। खाते वक्त फोन पर बात करने की आप लोगों की ये आदत ना। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हारे बोलने से उसे ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या विद्या? कभी सख्ती तो कभी नरमी। विमला अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह चला रही थी। फिर एक दिन जब सभी रात के 10 बजे एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे कि विमला के फोन पर उसकी बहन की बहू का फोन आता है। मौसी जी, मम्मी जी की बात तो मैंने आपको ही अपनी सास माना है। आपसे बिना पूछे कभी कोई काम नहीं किया। अब मुझे आपकी जरूरत है मौसी जी। मेरा ना 8वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने कहा शायद मेरी डिलीवरी वक्त से पहले ही हो जाए। आप प्लीज कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए ना। अरे तू घबरा मत बेटा, मैं कल के ही फ्लाइट से आ जाती हूँ। और विमला सभी के सामने अनाउंसमेंट कर देती है कि उसे नोएडा निकलना है। ठीक है मम्मी, मैं अभी आपके लिए फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ माँ जी। और अपना बैग लिए विमला अगली सुबह ठीक 9 बजे निकलने को तैयार हो जाती है। ध्यान रखिएगा आप अपना, और आप मेरे पीछे से सभी का ध्यान रखिएगा। जल्द ही लौटूंगी मैं। अब देखते हैं मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहू इस घर को कैसे संभालती है। और जैसे ही बाहर खड़ी गाड़ी में विनोद विमला को बिठाने जाता है, विक्रम की ओर देखती हुई विद्या कहती है, हो गया विक्रम, माँ जी गई। अब कितनी देर यहाँ खड़े रहोगे? दुकान नहीं निकलना क्या तुम्हें? वक्त तो देखो, 1 घंटा तुम लोगों ने माँ जी को विदा करने में ही लगा दिया। अब दुकान कब जाओगी? दुकान तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है भाभी, और 11 बजे खोलता हूँ मैं दुकान। अभी तो 9:45 ही हो रहे हैं। अरे तो घर पर बैठकर तुम करोगी क्या? लक्ष्मी होती है दुकान, जितनी जल्दी दुकान खोलो उतना अच्छा है। सुबह उठने वाले लोग सुबह ही दुकान पर आएंगे, ज्यादा ग्राहक आएंगे तो घर पर ही 2 पैसे आएंगे ना। पर भाभी, इन्होंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। अरे तो नाश्ते में वक्त कितना लगता है? 2 मिनट। अभी डाल देती हूँ नाश्ता, विक्रम खाकर निकल जाएगा।
नहीं नहीं, दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। मैं क्या कर रही हूँ विक्रम, मैं तेरा नाश्ता ना पैक कर देती हूँ, दुकान में जाकर आराम से एसी में बैठकर खा लेना। घर में हमारे एसी भी कहाँ है। विमला को गए अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि विद्या अपने ससुराल में हुकूमत चलाने लगी थी। हमेशा से ही विद्या अपने घर में सबसे बड़ी बनकर रहना चाहती थी, पर विमला के सामने उसकी एक नहीं चल पा रही थी। और अब तो विमला घर पर थी ही नहीं। विद्या विक्रम को टिफिन देकर दुकान भेज देती है और ठीक 10 बजे अपनी चेयर पर बैठकर ग्लास पर चम्मच मारती है, ठीक उसी तरह जिस तरह विमला मारा करती थी। ऐसे चम्मच तो मम्मी बजाती थी नाश्ते के वक्त। कहीं मम्मी वापस तो नहीं आ गई? हॉल में जाकर देखती हूँ। ये मम्मी बिना, हमारे बिना इनका मन ही नहीं लगता। सभी हड़बड़ाकर डाइनिंग टेबल पर आने के लिए अपने अपने कमरों से निकलते हैं। कहीं मम्मी वापस तो नहीं आ गई? कि तभी सबकी नजर पड़ती है विद्या पर। घर पर मम्मी जी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपने मुताबिक नाश्ता करेंगे। 10 बजे हमारे घर पर हमेशा ही नाश्ता होता आया है और आज भी इसी वक्त पर होगा। अच्छा है, बहू तो सब संभाल रही है, तो मुझे ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहता हुआ मुरली जैसे ही अपने प्लेट में पूरियां डालने जाता है, अपने ससुर का हाथ रोकते हुए विद्या कहती है, आपके लिए मैंने ये फुलके बनाए पापा जी। 60 के ऊपर होने के बाद पूड़ियाँ शरीर के लिए बहुत खराबी करती है। इतना तेल खाएंगे ना आप तो आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। समझदार है, आज का जमाना जानती है। तो सही बोल रही होगी बहू, मैं ये फुलके खा लेता हूँ। जहाँ सभी साथ में पूड़ियाँ खा रहे थे, मुरली को फुलके खाने पड़ते हैं। ये देखकर कविता को बहुत बुरा लगता है और वो बोल पड़ती है, पर भाभी पापा कोई बीमार तो नहीं है और मम्मी ने तो कभी उन्हें पूरियां खाने से नहीं रोका। इंसान का दिल दुखी रहता है तब उसे 10 बीमारियां हो जाती है। खा पी कर मौत से रहने पर कोई बीमारी नहीं होती। ऊपर से तो ये पूरियां भी ना घर की बनी हुई है, कोई पाम ऑयल से थोड़ी ना छानी हुई पूरियां है। कविता की बात पर विद्या कोई जवाब नहीं देती। कविता फिर कहती है, भाभी एक बार खाना शुरू हो जाए तो फिर क्यों बोलना है? खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए दीदी, आप खाना खत्म कीजिए। और वृंदावन की बड़ी बहू विद्या पूरी तरह कंस की बहन पूतना की तरफ व्यवहार करने लगी थी। एक दोपहर अपने कमरे में मनीषा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। हाँ मम्मी, मेरी सास तो प्रिया दीदी की डिलीवरी करवाने गई है। हफ्ता भर तो हो ही गया होगा समदन जी को गए। नहीं नहीं मम्मी, अभी तो बस 3 दिन हुए हैं। भगवान करे वहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। उनको कुछ दिन ऊपर भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो मैनेज हो ही रहा है। इतने दिनों से माँ जी कहीं बाहर गांव भी नहीं गई थी, इसी बहाने नया शहर घूम लेंगी। और इसी तरह फोन पर बात करते करते मनीषा किचन में जाकर रोटियां बेलना शुरू कर देती है। ये देखते ही विद्या गुस्से से नॉब बंद कर स्टोव से तवा उतारते हुए कहती है, पूरी रसोई को सर भर कर दो तुम। रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, यहाँ भी फोन उठाकर ले आई तुम। इसी फोन को उठाकर तुम लोग बाथरूम में ले जाते हो और इसी को रसोई में ले आते हो। ये आप क्या कह रही है भाभी? बाथरूम में तो मैं कभी फोन लेकर नहीं गई। मैं फोन यूज ही कितना करती हूँ। मेरे फोन में तो बस एक मेरी मम्मी का फोन आता है। उनसे बात हो रही थी तो मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था ना, इसलिए मैं बात करते हुए रोटी सेकने आ गई। अरे माँ जगदम्बा, इतनी कृपा न करे आप हम पर। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अगर तुमने रोटियां नहीं बनाई तो इस घर में सब भूखे मर जाएंगे। छी 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 छी, तुम तो पूरा धर्म ही भ्रष्ट कर दोगी। मुझे अब पूरी स्लैब साफ करनी पड़ेगी। अच्छा भाभी, मैं स्लैब साफ कर देती हूँ। याद रखना, रसोई में ये फोन पर बातचीत नहीं चलेगी। इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ मैं। नहीं, ये क्या उस्तांडे सीख लिए सबने। कोई अपनी मर्जी चला रहा है, कोई अपनी। पर याद रखना, मेरे होते मैं किसी को अपने सर पर बैठने नहीं दूंगी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और 8वें दिन विद्या ठीक विमला की तरह ही माथे पर गोल सी बड़ी बिंदी लगाकर और कड़क साड़ी पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अपनी सास की ही चेयर पर बैठकर चम्मच बजाकर नाचते होने का आगाज करती है। अरे वाह विद्या, तुम तो बिल्कुल मम्मी की तरह ही तैयार होकर आई हो। मैं हमेशा से ऐसे ही तैयार हुआ करती थी। वो अलग बात है कि घर की झंझटों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि साड़ी को आयरन करके पहन सकूं। वैसे कल रात को आपको आने में देर कैसे होगी थी? आप कुछ बोल रही हैं भाभी? आप ही ने कहा था ना खाने की टेबल पर बात नहीं करते। चलिए मनीष भैया, चलिए भैया खाना खाइए।
इस सवाल का जवाब भाभी को बाद में दीजिएगा। ये दीदी बहुत उड़ रही है, लगता है उनके पंख काटने ही पड़ेंगे। ये इसी तरह बीच में बहस करती रही तो इस घर में मेरी तानाशाही ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। नाश्ता पूरा करने के बाद कविता अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, बचा लिया ना भैया मैंने आपको। अब आप आराम से किचन से टिफिन लीजिए और ऑफिस निकल जाइए। फिर पूरा दिन सोच लीजिएगा कौन सा बहाना देना है भाभी को। पगली, चल मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। विद्या हर वक्त कभी किसी पर रौब जमाती तो कभी किसी पर फिलहाल उसका निशाना कविता थी, क्योंकि कविता उसकी हर बात को बीच में से काटती रहती थी। दोपहर को विद्या पूरी तरह कविता को अपना शिकार बनाने को तैयार बैठी थी कि तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि कविता किसी लड़की के साथ बाइक से कॉलेज से लौटी है। थैंक्स अ लॉट प्रेम। बस थैंक्स, मार खाओगी क्या? चले जाओ अब। मुस्कुराती हुई जैसे ही कविता घर के अंदर आती है, उसे देखते ही विद्या कहती है, हो गई आशिकी, हो गई लिपटा छटपटी, या और भी कुछ करना बाकी रह गया है? ये क्या बोल रही हैं भाभी आप? सोच समझ कर तो बोलिए। जरूर किसी ने कुछ बोला है आपसे, क्या बात है? मैं सोच समझ कर बोलूं? वाह भाई, आप गंदा गंदा कर सकती है और हम बोल भी नहीं सकते। क्या बातें हो रही थी उस लड़के के साथ बाहर, सब देख लिया मैंने और सुना भी अपने कानों से। मुझे तो लगा तुम दोनों कुछ ऐसा ना कर बैठो कि मोहल्ले में हमारी थू थू हो जाए। बाहर ही आने वाली थी मैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी इस भ्रष्ट बुद्धि में थोड़ी समझ आ गई और तुम अंदर आ गई। कौन था वो आवारा? कॉलेज के बहाने ये सब कर रही हो तुम? विद्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मनीषा और मुरली वहां आ जाते हैं। बहुत हो गया भाभी, मैं अब एक और फालतू लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो लड़का कोई ऐसा वैसा आवारा लड़का नहीं है, सरकारी नौकरी है उसकी। मम्मी उससे मिल चुकी है और मम्मी ने कहा है कि प्रिया भाभी के घर से आने के बाद वो हमारी शादी की बात करेंगी। बिल्कुल मिलाया होगा आपने माँ जी से किसी को, पर मैं कैसे मान लूं कि बाहर जो लड़का आपको छोड़ने आया था ये वही लड़का है जिससे आपने माँ जी से मिलवाया है? आजकल की लड़कियों का शातिर दिमाग मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आने दीजिए आपके भैया को, अब वही आपसे पूछेंगे कि ये प्रेमी आशिक दीवाना कौन था। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, अगर वो कुछ कह रही है तो उसकी बात में सच्चाई जरूर होगी। तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है बहू। आपकी तो खुद की उम्र हो रही है बाबूजी, आपको क्या 3-5 में समझ आएगा? वो तो माँ जी थी तो घर संभल कर चल गया, वरना आपके भरोसे रहता तो पता चला हम सड़क पर होते। ये इस घर में क्या हो रहा है? बड़प्पन के नाम पर जेठानी जी ने तो तानाशाही मचा कर रख दी है। मुझ पर हुकूमत करते करते अब दीदी और बाबूजी पर भी आ गई है। ये सही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब विद्या कोई काम नहीं करती और मालकिन की तरह सारा काम मनीषा से करवाती और उसे ताने देती सो अलग। सुबह से तीसरी बार बर्तन धो रही हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं। तभी कविता किचन में आती है और अपनी छोटी भाभी के काम में हाथ बटाने लगती है। आप ये सब क्यों कर रही है दीदी? आप जाइए पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई तो मैं कर लूंगी भाभी, पर ये कौन सी बात हुई कि विद्या भाभी दिन भर खुद तो आराम करती है और सारा काम आपसे करवाती है। आप अपने कमरे में जाइए और उन्हें किचन में बुलाइए। अकेले सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसी बात से मनीषा को एक आइडिया आता है। मनीषा अपनी सास को फोन मिलाकर हाथ में फोन पकड़े विद्या के कमरे में जाती है। भाभी चलिए ना, रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। सिखा तो दिया तुम्हें खाना बनाना, अब भी अकेले खाना नहीं बना पा रही हो क्या तुम? और ये नाइटी कैसे पहन ली तुमने? ऐसे कपड़े पहनने तो कमरे में अपने पति के सामने पहनो, मेरे सामने नहीं चलेगा। साल भर हो गया शादी को और इनका दिखावा खत्म ही नहीं हो रहा। पर भाभी, पापा जी की तबीयत खराब है, वो तो कमरे में ही खाएंगे और जेठ जी ने फोन करके कहा कि आज रात को वो नहीं आने वाले। बाकी आप सभी तो है घर पर, इसीलिए मैंने नाइटी पहन ली। ये सब नखरे नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी? जितना उड़ना है उड़ लीजिए भाभी, क्योंकि आज आपकी तानाशाही का आखिरी दिन है। कल से हम सब आजाद हो जाएंगे। और अगली सुबह जब विद्या आराम से पैर फैलाए अपने कमरे में सो रही थी, उसे अचानक एक गूंज सुनाई देती है। बस इंसान खाना बाकी था तेरा। आज मैं नहीं आती तो पता चला इनमें से किसी एक को निकल जाती तू। और ये गर्राहट किसी और की नहीं, बिमला की थी।
अचानक अपनी सास की आवाज सुनकर हड़बड़ाती हुई विद्या नींद से उठ जाती है और क्या देखती है, उसके कमरे में सारे घर वाले एक साथ इकट्ठे खड़े हैं। माँ जी, आपको भाई डिलीवरी हो गई क्या? रात को जेठ जी माँ जी को ही तो लाने गए थे जेठानी जी। इन सब ने ना जरूर आपके कान भरे होंगे माँ जी। मैं बताती हूँ आपको क्या बात है। किसी को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। तुझे क्या लगा विद्या, विमला की कुर्सी पर बैठने से, विमला की तरह कपड़े पहनने से तू विमला बन जाएगी? विमला बनना इतना आसान नहीं है। मैंने अपना घर तुम्हारे हवाले क्या छोड़ा, तुम तो खुद को इस घर की रानी समझने लगी। वो तो भला हो भगवान का कि इस घर की बड़ी बहू समझकर तुझे इस घर की चाबियां नहीं सौंपी, वरना न जाने तो इन सब की क्या हालत करती। ये कहती हुई विमला अपने कमरे से तिजोरी की चाबियां निकालकर मनीषा के हाथ में रख देती है। बेचारी प्रिया को ऐसी हालत में छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा, तेरे कारण विद्या, तेरे कारण। मनीषा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस घर को प्यार से और समझदारी से चलाएगी। और हाँ कविता, मैं वहां से लौटते ही तेरी शादी की बात करूंगी, ये बात भी पक्की है। चलो खत्म हुई तानाशाही। तो नोएडा की फ्लाइट करवा दे मम्मी। तो इस तरह वापस लौटकर विमला वृंदावन के गुलशन को फिर से खिला देती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।